लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि 1919 ईस्वी में भारत में रोलट एक्ट आया और रोलट एक्ट का विरोध करते समय डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया। उनको छुड़ाने के लिए जलियांवाले बाग में एक मीटिंग का आयोजन हुआ और उस मीटिंग की सूचना हंसराज ने अंग्रेजों को दी। अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने वहां जनता पर गोलियां चलवा दी और उसके पश्चात केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दी। नाइटहुड की और सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने और राय बहादुर की उपाधि जवाहरलाल बजाज ने त्याग दी थी। यह घटना हमने समझ ली थी। उसके पश्चात 1919 ईस्वी में ही हुई थी वर्साई की संधि। ये वाला पॉइंट लिखा था नहीं लिखा था? लिखा तो लिखो इसको। 1919 वर्साई की संधि। वर्साई की संधि भी हुई 1919 ईस्वी को। ये वर्साई क्या था इसको समझो। वर्साई एक सुंदर सा महल है और ये महल है फ्रांस में पेरिस में स्थित। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 ईस्वी को, उसमें 37 देश लड़े, तो उसके बाद एक सम्मेलन हुआ। युद्ध को हुआ क्यों था? क्योंकि सर्बिया और ऑस्ट्रिया में युद्ध हुआ था और जर्मनी हेल्प करने चला गया था ऑस्ट्रिया की। तो सारा जो दोष है इस वर्साई की संधि में ये कहा गया कि भाई जब ये दो देश लड़ रहे थे तो लड़ने देते, तुम क्यों गए? जर्मनी से कहा गया सारी वजह आप हो, अगर आप ना जाते तो इतने सारे लोग मारे ना जाते। तो जर्मनी पर इल्जाम लगा दिए गए थे इस संधि के अंतर्गत, जिसमें जर्मनी से कहा गया कि आप 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रखोगे, अपने पास पनडुब्बियां नहीं रखोगे और तुम्हारी जो कोयले की खाने हैं उन कोयले की खानों से जिन देशों का नुकसान हुआ है वो कोयला निकालेंगे और आपको इतना सारा पैसा हर्जाने के रूप में देना पड़ेगा। ये कुछ फाउंडेशन लगा दी गई किस देश के साथ? जर्मनी के साथ, जो आगे चल करके दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी थी। तो 1919 ईस्वी हमने पढ़ा कि एक तो वर्साई की संधि हुई और भारत में रोलट एक्ट आया था। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं 1920 ईस्वी की घटना। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने फिर से एक आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। 1920 गांधी जी का असहयोग आंदोलन। इसको थोड़ा सा और समझिए जरा। मैंने आपको क्या क्या बातें समझाई। मैंने आपको समझाया कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, तो भारत में आते ही आंदोलन नहीं चलाए। 2 वर्षों तक उन्होंने भारत का भ्रमण किया और भारत में एनालिसिस किया कि जब तक मैं जितने समय में साउथ अफ्रीका में रहा उस मेरे यहाँ उपस्थित न होने में भारतीयों ने भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों ने कौन कौन से कार्य किए। तब उन्होंने पाया होगा कि 1905 ईस्वी को 1906 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चला था, अर्थात विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसके कुछ लोग अंग्रेजों से मिले हुए ही थे, कांग्रेस के धर्म दल वालों की बातें कर रहे हैं, तो वह असफल हो गया। तो अब गांधी जी ने एक बार और विचार किया कि क्यों ना मैं फिर एक आंदोलन की शुरुआत करूं। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग का मतलब है कि जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं हम उनका सहयोग नहीं देंगे, ब्रिटिश वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, न प्रयोग में लाएंगे, जो ब्रिटिश लोगों के कार्य हैं हम उनमें हाथ नहीं बटाएंगे। हमारे उस समय में चला नाई धोबी बंद आंदोलन। धोबियों ने कहा कि हम विदेशियों के ड्रेस नहीं धोएंगे, उनके यहाँ कार्य नहीं करेंगे जाकर के। नाई ने हम उनके यहाँ हजामत जाकर के नहीं बनाएंगे। ब्राह्मणों ने भी प्रतिज्ञा ली, ब्राह्मणों ने भी कहा, पंडित जी ने भी कहा कि जो लोग अंग्रेजों से संबंध रखेंगे हम उनके घर पूजा पाठ ही करने नहीं जाएंगे। तो बहुत बड़े तौर पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इस समय में किया गया। इस समय में विदेशी वस्त्र जब जलाए गए तब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि विदेशी वस्तुओं को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। पूछेगा एग्जामिनर कि विदेशी वस्त्रों को जलाए जाना किसने एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। जब 1905 ईस्वी में आंदोलन चल रहा था स्वदेशी आंदोलन, तो उस समय में तो लगभग 5 या 7 लोग एक साथ इकट्ठा थे। लेकिन जब अब गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, तो लगभग इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 20-22 लाख है। 20-22 लाख लोग अब भारत में रहते हुए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं
और क्या होता है, जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तब कहा था कि हमारा जो आंदोलन होगा वो अहिंसात्मक होगा, किसी के साथ हिंसा नहीं की जाएगी, किसी की हत्या नहीं की जाएगी, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। लेकिन हुआ क्या हुआ, तो ये है, मैं एक पॉइंट और यहाँ लिख दूं जरा। 1921 ईस्वी का, ज्यादा डिटेल इसकी नहीं बताएंगे। 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तट से एक मोपला विद्रोह चला था। मोपला विद्रोह, इसकी चर्चा हो गई है, मैंने पढ़ा दिया जैसे आंदोलन पढ़ते, इसलिए इसको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। ये कृषक और जनजातीय आंदोलन था। यहाँ जमींदारों को बना दिया गया था, हिंदुओं को, और जो मुस्लिम लोग थे, शहर मुस्लियार उसका नेता था इन जनजाति के लोगों का, तो उनसे ज्यादा टैक्स वसूला था इन्होंने। उनकी भूमि को, इनकी भूमि को जब्त करने का प्रयास किया था हिंदू जमींदारों ने। तब अंग्रेजों का विरोध किया था। यह विद्रोह कहलाया मोपला विद्रोह। ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे, इसकी लिखा दिया है इसको। तो 1920, 21, 22 हम पढ़ रहे हैं। अब 1922 ईस्वी में क्या होता है, जो आंदोलन चल रहा है असहयोग आंदोलन, इसी असहयोग आंदोलन के जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास में एक स्थान था जिसका नाम चौरी चौरा। ये चौरी चौरा गांव, और इस चौरी चौरा नामक स्थान पर एक अंग्रेजी शराब की दुकान थी। अब भारतीय लोग तो विदेशी वस्त्रों को नहीं पहन रहे, विदेशी वस्तुओं को उपयोग नहीं कर रहे, जो अच्छी हैं, लाभदायक होती है, उनको उपयोग नहीं कर रहे। ये हानिकारक चीज अंग्रेजी शराब आपको विदेशी क्यों बेचने दें, हम ये कह रहे हैं लोग वहां जाकर के। विदेशी शराब बिकती है, अंग्रेजी शराब बिकती है उस दुकान पर, और जो बेचने वाला व्यक्ति है, दुकानदार है, वो तो अंग्रेजी शराब बेचता है। जब ये लोग प्रदर्शन करने के लिए, विरोध करने के लिए पहुंचे कि हटाओ दुकान यहाँ से, तो उसने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि तुम्हारी दुकान बंद करा रहे हैं अंग्रेजी शराब की। अंग्रेजों ने क्या कहा, कहाँ जाकर के सूचना दे दी, थाने में। उस समय चौरी चौरा का जो पुलिस स्टेशन था, वहां जाकर के सूचना दी कि जाओ भीड़ को कंट्रोल करो। और जब पुलिस वहां पहुंची, वहां उनको धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई, तो बढ़ गई ज्यादा, गोलियां भी चली। तो उसमें 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई क्रांतिकारियों की गोलियों से। उसके बाद क्रोधित भीड़ ने जाकर के गोरखपुर में जो चौरी चौरा पुलिस स्टेशन था, उस पुलिस स्टेशन को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। एक दुखद घटना हुई, 22 पुलिस कर्मचारी उसमें जल करके मर गए। और उस समय में अंग्रेजों ने भारतीयों को पकड़ना प्रारंभ कर दिया, कैद करना प्रारंभ कर दिया, जेलें भरनी प्रारंभ कर दी। तब महात्मा गांधी जी को भी पकड़ा गया, और जब महात्मा गांधी जी को पकड़ा गया तो उनको सजा सुनाई गई 6 वर्ष की। 6 वर्ष की कैद की सजा महात्मा गांधी जी को सुनाई गई। उसके पश्चात लोग तो, इतिहास तो यह कहता है कि महात्मा गांधी अगर इस समय में डटे, और आपको याद हो 5 फरवरी को यह घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना कब हुई थी, यह हुई थी 5 फरवरी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो इतिहासकार कहते हैं कि भारत तभी आजाद होता 1922 ईस्वी के समय में भी, अगर गांधी जी वापस कदम न हटाते। तो ऐसा मानते हैं कि गांधी जी ने अपना यह आंदोलन वापस ले लिया था, वापस लिया, और गांधी जी को जेल हो गई। गांधी जी की जब जेल हो गई तो उसके पश्चात तो गांधी जी बीमार पड़ गए, और जब गांधी जी बीमार पड़े तो अंग्रेजों को जल्दी ही 6 वर्ष की सजा हुई थी, 6 वर्ष पूरे नहीं हुए, पहले ही 1-1.5-2 साल में ही गांधी जी को रिहा कर दिया गया। क्यों कि गांधी जी बीमार पड़ गए हैं जेल में। और जब बीमार पड़े हैं, जेल में हैं, और गांधी जी जब बीमार पड़े, तो आप विचार करिए, अगर किसी कारणवश जेल में गांधी जी की मृत्यु हो जाती तो भारतीय लोग क्या समझते कि अंग्रेजों ने की है और उस घटना का बदला लिया है चौरी चौरा का, यही कहते ना। तो अंग्रेजों को भी डर था। अंग्रेजों ने क्या कार्य किया, उनको 6 साल से पहले 1.5-2 साल में जाओ, छुट्टी तुम्हारी हो गई, 6 साल पूरे। गांधी जी को वापस भेज दिया गया। आगे समझते हैं। उसके पश्चात, उसके बाद क्या होता है, वर्ष 1923 ईस्वी को, 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास फायदा उठाते हैं एक पार्टी का। कौन सी पार्टी, ये जो आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन, इसमें 20-22 लोग जुड़े हुए थे, ये आंदोलन तो हो गया समाप्त। ये आंदोलन तो हो गया समाप्त। अब जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो ये लोग ये कहते हैं, इनका कहना ये है कि हमने इस पार्टी का गठन इस उद्देश्य से किया है ताकि ये जो लोग हैं ये कहीं बिखर ना जाए। गांधी जी को जेल हो गई है तो ये आंदोलन बंद ना हो जाए। लेकिन आप विचार करिए,
पार्टी की स्थापना हुई 1923 ईस्वी को। घटना कब हुई थी? फरवरी 1922 ईस्वी को। लगभग 1-1.5 साल के बाद इस पार्टी की स्थापना हुई थी। बल्कि इस पार्टी की स्थापना के समय में भी यही था। मैं आपको इतिहास बताऊं तो ये जो इतिहास है वो मुगल शासक मैंने आपको पढ़ाई है। मुगल शासक हुमायूं जैसे शासक हुए, अकबर जैसे शासक हुए। अकबर का शासन वहां तक था, हिंदू कुश की पहाड़ियों अफगानिस्तान तक। दक्षिण भारत का था, एक बंगाल में, सब में उसकी ध्वज पताकाएं फहराई जाया करती। इतना महान शासक था। लेकिन आज एक महिला है जिस महिला का नाम है सुल्ताना बेगम। और वो सुल्ताना बेगम नाम की महिला वर्तमान में कोलकाता में एक 8x6 का एक कमरा है। कमरा भी क्या, एक सिलम आबादी, झोपड़ी झुग्गी, उसमें रहने वाली आबादी को सिलम आबादी कहते हैं। तो ऐसे एक सुल्ताना नाम की एक महिला है। और वो महिला अपना जीवन ऐसे व्यतीत कर रही है, सुबह का खाना मिल जाए तो दोपहर का पता नहीं। और बीमार इतनी ज़्यादा है कि उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। और क्यों चर्चा में है? क्यों कि आपको याद हो कि जो औरंगजेब था, उस औरंगजेब ने इतने अत्याचार किए कि लोगों को जबरदस्ती उसने हिंदू बनाया। और जो लोग नहीं हिंदू धर्म को स्वीकार करते थे उनकी हत्या करा देता था। मैंने पढ़ाया 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, और गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों की हत्या पहले करा दी, और जो बचे 2 उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। और इतने लोगों को क्रूरताएं उसने दी। तो ए वीरा एक शब्द होता है हिंदी में, ए वीरा का मतलब होता है जिसके स्त्री और पुरुष दोनों ना हो, मर गए। ऐसी ए वीरा स्त्री के लिए, स्त्री के दिल से क्या औरंगजेब के लिए हाय नहीं निकलती होगी? उसने सब कुछ मरवा दिया। और वो क्या कहती होगी? वो कहती होंगी जिस प्रकार से आज हमारा परिवार दुखी है, मैं दुखी हूँ, उस तेरे भी वंश इसी प्रकार से दुखी रहेगा। और मैंने आपको जब मुगल काल पढ़ाया तो 2 हिस्सों में बांट करके पढ़ाया, एक तो पूर्व मुगल काल और उत्तर मुगल काल। पूर्व मुगल काल में तो औरंगजेब तक के शासक आए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये योग्य शासक थे। इनका जो प्रताप था वो भारत भर में फैला हुआ था। लेकिन उसके बाद के जो शासक आए वो अयोग्य शासक हुए। क्यों? कि महिलाओं के, दीन दुखियों के मन की हाय उनको अब लग चुकी थी। अब जो मुगल साम्राज्य था वो धीरे 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 समाप्त हो चुका था। बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको समझाया। अब सुनिएगा इस माहम सुल्ताना की। ये माहम सुल्ताना कौन है? इस माहम सुल्ताना नाम की महिला ने अभी 15 दिन पहले ही कोर्ट में एक अर्जी दायर की। इसने अर्जी दायर ये की कि मैं अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की पत्नी हूँ। मैं बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की पत्नी हूँ। इस नाते से जिस प्रकार से सरकारों ने राजस्थान, तुम्हारी क्या बातें चल रही हैं दोनों के साथ, तो ध्यान बढ़ता है। जिस प्रकार से राजस्थान में जो महाराजा हुआ करते थे, वंशज हुआ करते थे, उनके महल, उनके आवास आपने उनको सौंप रखे हैं। आज भले ही तानाशाही नहीं, आज भले ही वो राजा नहीं है, लेकिन उनके महल में उनके वंशज रहते हैं। जब उनको सौंप रखे हैं तो मैं भी तो बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की पत्नी हूँ। इस नाते मेरा भी ये हक बनता है कि जो दिल्ली में लाल किला है ये शाहजहां ने बनवाया था और मैं उसके वधू होते हुए इस लाल किले पर मेरा हक बनता है। उसने अर्जी दायर कर दी अभी 15 दिन पहले कोर्ट में। कोर्ट में इस बात को लेकर के बहस हुई तो कोर्ट ने अपनी जवाबदेही में ये कहा कि माहम सुल्तान जी, हम आपको लाल किले को दे तो दे, लेकिन आप बताओ आप 150 सालों से कहाँ थे? 1857 क्रांति को कितने दिन हो गए, तब से आप कहाँ थे? भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तब से आप कहाँ थे? अब इतना लंबा समय हो गया है, अब आपको ये नहीं दिया जाएगा। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि सब दिन एक से नहीं होते हैं। इतिहास बनता तो है, लेकिन अगर गलत कार्य हो तो इतिहास बिगड़ भी जाता है। यही बात समझ चुके थे ये मोतीलाल नेहरू जी समझ चुके थे कि अब भारत में जगह जगह से आंदोलन चलाए जा रहे हैं कि अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाया जाए। और एक न एक दिन ऐसा आएगा, सब दिन एक से नहीं होते। आज अंग्रेजों का दिन है तो एक दिन ऐसा आएगा कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने विचार कर लिया कि आंदोलन इतने ज्यादा चल रहे हैं, तो मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू के बेटे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपको याद हो कि पीटी नेहरू, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये इंग्लैंड में विलायत में वकालत सीख करके आए थे। और इन्होंने वकालत तो खैर क्या सीखी, मटर गश्तियाँ की थी, वहाँ गाड़ियों में घूमना, डांस करना, ड्रिंक करना, सब ये इनके वो कार्य थे सब। और जब ये भारत में आए
पंडित नेहरू जी तब इनको कोई अपना केस नहीं देता था। क्यों देगा? क्योंकि वकालत इन्होंने सीखी नहीं है। पता है कि जीतेगा ही नहीं, हार जाएगा, तो कोई व्यक्ति अपना केस देता नहीं था इनको। तो मोतीलाल नेहरू जी को चिंता होने लग गई कि इतना पैसा लगा दिया बेटे के पढ़ाई में, आगे चलकर पता नहीं क्या करेगा, कोई केस देने को तैयार नहीं इसको। तब मोतीलाल नेहरू ने यह सोचा कि एक ना एक दिन तो अंग्रेज भारत को छोड़कर जाएंगे, और क्यों ना मैं एक ऐसी पार्टी बना लूं जो आने वाले समय में जब अंग्रेज जाएंगे तो किसी ना किसी व्यक्ति को तो सत्ता सौंप करके जाएंगे, किसी ना किसी पार्टी को तो सत्ता सौंप करके जाएंगे कि लो संभालो अपना भारत। अब मैं एक पार्टी क्यों ना बना लूं, उस अंग्रेजों से अच्छा संबंध रखूंगा, हाथ मिलाकर रखूं, उनके कहने को मानूंगा, और आने वाले समय में जब अंग्रेज जाएंगे तो मेरा बेटा उस पार्टी का अध्यक्ष होगा, और जब जाएंगे तो मेरे बेटे को ही सत्ता सौंप करके जाएंगे, और आने वाले समय में मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इतना बड़ा सपना मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में सोच करके स्वराज पार्टी की स्थापना की, और हुआ भी वही कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। आप सोचिए जरा कि भारत में अंतरिम कैबिनेट का गठन करने के लिए पीटी नेहरू को ही क्यों बुलवाया गया था, और कैबिनेट का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री भी कौन बना? पीटी नेहरू। ये सब साजिश थी इनकी। तो कब हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना? 1923 में। और किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। लोग कहते हैं कि ये कह रहे हैं मोतीलाल नेहरू जी हमने इस वजह से किया कि चोरी चोरा के लोगों को जोड़ सके। क्या 1.5 साल बाद आंख खुल रही है? पहले करते ना। तो आगे देखते जरा 1900 और भी समझिए जरा वर्ष। मैंने आपको क्या क्या बातें पढ़ाई कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला जो अध्यक्ष बनी वो 1917 ईस्वी को एनी बेसेंट बनी। कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, लेकिन एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। तो ये क्या प्रश्न हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। भारतीय तो नहीं है। उसके बाद 1922 ईस्वी को चित्तरंजन दास जी अध्यक्ष बने, और 1923 ईस्वी में ही अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या विशेषता लेकर के बने बताइए जरा। ये विशेषता ये लेकर के बने, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने। मैं आपको पढ़ा दिया, दादा भाई नौरोजी सबसे बुजुर्ग थे, और सबसे युवा अध्यक्ष जो कांग्रेस के बने वो मौलाना अबुल कलाम आजाद बने 1923 ईस्वी में। उसके बाद आगे जब पूछे कि सबसे लंबे समय तक कौन बने, तो भी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ही थे। सबसे लंबे समय तक भी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आगे पढ़ते वर्ष 1924 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और इसको पूछता है कि कहां हुआ था यह अधिवेशन, तो बेलगांव में। और बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में लगभग 57 अधिवेशन हुए, और उन अधिवेशनों में एकमात्र ऐसा अधिवेशन संपन्न हुआ जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने, और वो अधिवेशन 1924 में हुआ था, बेलगांव में हुआ था। इसके अतिरिक्त और सुनिए और क्या कार्य हुआ 1924 ईस्वी को, इतना लिखा गया हो तो आगे पढ़ते हैं जरा। 1924 ईस्वी में मैंने आपको पढ़िए जरा। इससे पहले जो क्रांति युग चल रहा था वो तो बंगाल की तरफ चल रहा था या महाराष्ट्र की तरफ चल रहा था, लेकिन अब ये जो क्रांति है ना ये मध्य भारत में भी पनप चुकी है। और 1924 ईस्वी को सचेंद्र सान्याल के द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1924 ईस्वी को, और किसने की? सचेंद्र सान्याल ने इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर दी। और ये इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या है? यह है क्रांतिकारियों का संगठन। ये क्रांतिकारियों का एक संगठन है। अब इसमें शामिल जो क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों ने एक घटना को अंजाम दिया
और वो घटना थी काकोरी केस। आपको याद हो कि वर्ष 1925 ईस्वी को काकोरी घटना हुई थी। काकोरी घटना हुई थी। ये काकोरी घटना क्या थी, इस काकोरी घटना को समझेंगे। काकोरी घटना यह थी कि एक ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी और उसमें सरकारी खजाना भरा हुआ था, पैसेंजर भी चल रहे थे और उसमें सरकारी खजाना भी था। तब भारतीय क्रांतिकार थे जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल कहां जन्म हुआ राम प्रसाद बिस्मिल का, बहुत पूछता है एग्जामिनर। शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने एक प्लानिंग तैयार की और वो प्लानिंग ये थी कि जब ट्रेन सहारनपुर से होती हुई लखनऊ पहुंचेगी तो लखनऊ से पीछे, थोड़ा पीछे 8-10 किलोमीटर पीछे एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है काकोरी रेलवे स्टेशन। उस स्टेशन पर ट्रेन को लूटना है। उन्होंने प्लानिंग तैयार की, अभी बताएंगे क्या प्लानिंग थी। लेकिन उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था हंसराज। सॉरी मैंने क्या बोला, धर्मपाल। एक व्यक्ति था धर्मपाल। उस धर्मपाल ने अंग्रेजों को सूचना दे दी पहले कि ऐसे ऐसे भारतीय व्यक्ति ट्रेन को लूटने की फिराक में है। अब अंग्रेज भी तैयार हैं और भारतीय क्रांतिकार भी तैयार है। भारतीय क्रांतिकारियों को नहीं पता अभी कि हाँ इसलिए धर्मपाल ने अंग्रेजों को सूचना दे रखी है। तो क्या हुआ, ट्रेन आई, काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुकी। काकोरी रेलवे स्टेशन पर सवारियां जिनको उतरना था उतरी, जिनको बैठना था बैठी, ट्रेन चल पड़ी। और जब सहारनपुर से जब ये काकोरी नामक जो रेलवे स्टेशन था, काकोरी रेलवे स्टेशन से जब चली ट्रेन आगे, तो आगे चलने पर लगभग 1-2 किलोमीटर दूर ट्रेन निकली होगी। चेन पुलिंग की जाती है, ट्रेन को रोक दिया जाता है, ट्रेन रुक जाती है। और यहाँ पहले से ही तैयारी थी कि इस क्षेत्र में क्रांतिकार बैठे हुए होंगे। स्टेशन से कुछ दूर, स्टेशन पे कैसे लूटते, क्रांतिकार बैठे होंगे जंगल वाले क्षेत्र में और ट्रेन से सामान को लूट लिया जाएगा। लेकिन धर्मपाल ने पहले ही सूचना किनको दे दी, अंग्रेजों को। तो इसके ऊपर यहां अपनी लाइनिंग किन्ने लगा दी, अंग्रेजों ने इनको और घेर लिया। और क्या हुआ, इसमें इनका मिशन नाकामयाब हुआ और उसमें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। इसमें 200-250 क्रांतिकार थे और इन 200-250 क्रांतिकारों में से 4 व्यक्तियों को तो लगाई गई फांसी। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, अशफाक उल्लाह खां को, रोशन सिंह को और राजेंद्र लाहिड़ी को। इन व्यक्तियों को फांसी लगाई गई। इसके अतिरिक्त और जो व्यक्ति थे, किसी व्यक्ति को 5 वर्ष, किसी को 10 वर्ष, किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसकी योजना कौन बनाई थी, मुख्य नेता कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। और राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी लगाई गई वो लगाई गई थी गोरखपुर में। पूछता है जन्म कहाँ हुआ, शाहजहांपुर में, और फांसी कहाँ लगाई गई, तो गोरखपुर में इनको फांसी लगाई गई। और जब फांसी लगाई गई तो उस समय में जो अशफाक उल्लाह खां जी थे, अशफाक उल्लाह खां ये मोमडन थे, उम्र में छोटे थे राम प्रसाद बिस्मिल से, पठान जाति से आते थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां को पठान कहते थे, पठान, बेटा पठान। छोटे थे, बेटा भी कहते थे, बेटा पठान। तो उस समय में अशफाक उल्लाह खां की आंखों में आंसू थे फांसी लगाए जाने से पहले। तब राम प्रसाद बिस्मिल ने यह दृश्य देखा और पूछा, बेटा पठान, हमें फांसी लगाई जा रही है, तुम दुखी हो, रो रहे हो, इस वजह से रो रहे हो तुम। तब अशफाक उल्लाह खां ने कहा, पंडित जी, राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित जी, मेरा मन दुखी है, मैं उदास हूं, मैं रो रहा हूं, लेकिन वजह यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मेरे रोने की वजह यह है कि आप हिंदू धर्म में जन्मे हो, आप हिंदू धर्म में जन्मे हो और आपके धर्म में यह व्यवस्था है कि अगर आपको एक बार फांसी हो जाएगी तो आपके धर्म में पुनर्जन्म की व्यवस्था है। आप इस भारत भूमि पर पुनर्जन्म लोगे और फिर से शहीद होगे। मुझे इस बात का दुख है कि काश यह व्यवस्था, यह पुनर्जन्म जैसी व्यवस्था मेरे धर्म में भी होती, मेरा भी दोबारा पुनर्जन्म होता, मैं भी दोबारा देश के लिए शहीद होता। इस बात का दुख है। ऐसी विचारधारा को लेकर के
अशफाकुल्लाह खाजी फांसी पर लटके और राम प्रसाद बिस्मिल जब फांसी पर लटके तो उनका एक कथन पूछता है कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि मैं साम्राज्यवाद का अंत चाहता हूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ऐसा किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। और लेकिन मरने से पहले वाले, फांसी से पहले इनके कथन क्या थे कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का अंत चाहता हूं। याद रखना है, दो फांसी पर प्राप्त होने वाले व्यक्ति थे। एक तो भगत सिंह थे, भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो, उन्होंने कहा था मैं ब्रिटिश साम्राज्य का अंत चाहता हूं। और एग्जामिनर आपसे पूछे कि फांसी की सजा पाने वाले सबसे पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे, तो हाँ आंसर करोगे अशफाकुल्लाह का सबसे पहले मुस्लिम व्यक्ति थे। इनको फांसी लग गई। चलो आगे पढ़ते हैं। उसके पश्चात 1925 ईस्वी की एक घटना आपको और नोट करनी होती है कि 1925 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू। 1925 ईस्वी में ही हाँ कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी? सरोजनी नायडू। कानपुर में अधिवेशन हुआ था और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। मैंने आपको जो कांग्रेस का इतिहास पढ़ाया था तो ज़्यादा डिटेल नहीं बताई थी, ये कह दिया था कि आगे आगे जैसे जिसकी बारी आएगी तब पढ़ते चले जाएंगे। अब इन सब की बारी आ रही है, इसको पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं। 1926 ईस्वी की कोई घटना है, कोई इंपॉर्टेंट घटना 1926 ईस्वी की नहीं है। उसके बाद घटना है तो वर्ष 1927 ईस्वी की। लिखा गया होगा, इतना तो रफ कर दिया मैंने अभी। 1927 ईस्वी को पढ़ाते हैं। 1927 ईस्वी में देखिए जरा क्या होता है 1927 ईस्वी को। 1927 ईस्वी में गठन हुआ साइमन कमीशन का।